हेलो स्टूडेंट्स। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी हैव डन गैल्वानिक सेल, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। यही 3 मेजर पार्ट हैं इस चैप्टर के। टुडे वी विल स्टडी हाउ टू आइडेंटिफाई डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच. These are called thermodynamic parameter for the cell reaction. So अप टू नाउ वी नो दैट कि डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है. डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई एंड एट स्टैंडर्ड स्टेट वी कैन राइट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट. एक इक्वेशन होती है बच्चों, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये इक्वेशन रेफरेंस बुक में नहीं है और ये पैरामीटर को कैसे रिलेट करते हैं सेल पोटेंशियल के साथ ये भी नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, बट इस पर 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ. आज की क्लास में मेनली हम क्वेश्चंस करेंगे. सो दिस इक्वेशन इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये इक्वेशन कहाँ से ड्राइव होती है जो कि हमारे कंसर्न का पार्ट नहीं है. आपको थर्मोडायनामिक्स में एक इक्वेशन बताओ कि जी इक्वल टू एच माइनस टी एस 11th में. इसके डेरिवेशन, इस इक्वेशन के डेरिवेशन से ये इक्वेशन आती है. ठीक है. अब देखो इस इक्वेशन में मैं इस डेल्टा जी के प्लेस पर माइनस एन एफ ई पुट कर रहा हूँ. ठीक है. तो जब माइनस एन एफ ई यहाँ पर पुट करूँगा, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और एन और एफ बाहर आ जाएंगे. ठीक है. और अंदर क्या बचेगा, डी ई बाई डी टी. सो यस, दिस शुड बी माइनस. तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एन एफ डी ई बाई डी टी, वेयर डी ई बाई डी टी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट. दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज completely different from that which you studied in chemical kinetics, right? सो बेसिकली ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इसके बताने के लिए होता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम बोलते हैं कि सेल रिएक्शन जब हो रही है तो ना तो हीटिंग हो रही है ना कूलिंग हो रही है. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये समझ लो कि इंथैल्पी की तरह, इंथैल्पी पॉजिटिव हो गया तो उस सेल रिएक्शन में कूलिंग हो जाती है. और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी सेल रिएक्शन में हीटिंग हो जाती है. अब देखो इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, डेल्टा एच को इस साइड लेके आऊँगा तो इट विल बिकम डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल टू टी एन एफ डी ई बाई डी टी, राइट. सो आई कैन राइट डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल टू माइनस टी एन एफ डी ई बाई डी टी. अगेन इज द सेल पोटेंशियल. नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. इस इक्वेशन से आप क्या बताते थे, फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस. ठीक है. नाउ इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. सो इसके प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू माइनस टी एन एफ डी ई बाई डी टी. ठीक है. यहाँ से टी टी कैंसिल हो गया. सो डेल्टा एस इक्वल टू आ गया एन एफ डी ई बाई डी टी. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सो इसमें क्या करते हैं कि ये इक्वेशन जल्दी नहीं दे रखी है बुक में तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ए सेल रिएक्शन इज दिस. डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे देंगे एंड यू हैव टू फाइंड डेल्टा एस. ठीक है. सो इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो अभी रिसेंटली पूछा गया एग्जाम में. सेल पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट, ई दे रखा है ई नॉट, सॉरी, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है डी ई नॉट बाई डी टी इक्वल टू माइनस 5 इंटू 10⁴ वोल्ट पर कैलविन. क्योंकि डी बाई डी टी है तो डी की यूनिट होगी वोल्ट एंड टेम्परेचर कैलविन हो गया. सेल रिएक्शन ये दी है, पूछा डेल्टा एच क्या होगा इस रिएक्शन के लिए.
डेल्टा एच नॉट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। सो आपने अभी सीखा कि जो हमारी इक्वेशन है दिस वन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एन एफ डी ई बाई डी टी। ओके, सो सेल पोटेंशियल 2 वोल्ट है। डेल्टा जी डायरेक्टली नहीं दिया है, इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लिख सकते हो आप इस तरीके से। सो यहाँ पर भी आप क्या पुट कर दीजिए, माइनस एन एफ ई नॉट, तो माइनस एन एफ ई नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट वी हैव टू फाइंड माइनस टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 300 केल्विन इंटू एन की वैल्यू क्या है। तो इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो इंटू 2 फैराडे चार्ज कितना होता है 96500 कूलम। डी ई बाई डी टी कितना दिया है -5 इंटू -5 इंटू 10⁻⁴, ये ई की वैल्यू हो गई। एंड यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अगेन एन की वैल्यू 2F 96500 इंटू ई नॉट कितना है 2 वोल्ट इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट एंड सॉरी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस 300 इंटू 2 इंटू 96500 इंटू -5 10⁻⁴. Now this is unknown variable, you can solve it, correct। आप चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू ये गिवन है, आप इसका आंसर वेरीफाई कर लेना, -1514 किलो जूल पर मोल, करेक्ट। ये क्वेश्चन रिसेंटली भी आया, अब इतना बड़ा डेटा लग रहा होगा बट सिंपल है। Now let us solve some other questions. Question number 1. What current is to be passed for 0.25 second for deposition of a certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent? Okay. So क्या डेटा गिवन है, 0.25 सेकेंड के लिए करंट पास करनी है, तो कितनी करंट पास करें जिससे कि जो वेट ऑफ द सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए। तो यानी कि ये फैराडे लॉ से आया है क्वेश्चन। वी नो फ्रॉम फैराडे लॉ W इक्वल टू ZIT। अगर आपको याद हो तो हम फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाइड, राइट। सो W को Z के इक्वल करना है, तो W गिवन है W इक्वल टू Z। सो हमने यहाँ पे W पुट कर दिया, तो W इक्वल टू W, दिस इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट I इंटू टी। सो ये 1 हो गया आपका I इंटू टी एंड वी हैव टू फाइंड टाइम कितना है 0.25 सेकेंड। सो I इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 0.25 इक्वल टू 100, सॉरी इक्वल टू 100 अपॉन 25, 4 एम्पियर। ये आंसर आ गया आपका। 4 एम्पियर करंट जब पास होगी 0.25 सेकेंड के लिए, तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.04 Faraday was passed through 400 ml of 1 molar solution of NaCl. What would be the pH of solution after electrolysis? So ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की गई है, Na+ है एंड Cl- एंड इटसेल्फ वाटर। यू नो कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एट कैथोड में वाटर जाता है एंड वाटर का क्या होता है रिडक्शन,
एट कैथोड पे, तो रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा आपका H2 गैस प्लस OH माइनस, करेक्ट, 2H माइनस। सो मैंने यहाँ पर 2H2 लिख दिया। और एट एनोड क्या होता है इसमें, एट एनोड पर Cl गैस जाती है, तो Cl का होगा ऑक्सीडेशन, सो बन जाएगा Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने हाफ Cl2 कर दिया, Cl2 गैस। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आई, आपने अगर वीडियो देखा हो तो यू कैन राइट लाइक दिस, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर OH माइनस नेगेटिव पार्ट है, H प्लस पॉजिटिव पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो ये बन जाएगा H, जिसको मैंने H2 लिख दिया है फाइनली, ठीक है। अब इसमें OH माइनस यहाँ से बन के आ गया, एंड सोल्यूशन के अंदर Na प्लस रह गया, तो Na प्लस प्लस OH माइनस ये मिलके क्या बना लेंगे, NaOH। अब देखो इनमें इसका एक पॉजिटिव इसके एक निगेटिव से रिएक्ट करता है, तो यानी कि इस रिएक्शन में टोटल 1 फैराडे इन्वॉल्व है। तो जब 1 मोल NaOH बनेगा तो हम कहेंगे 1 फैराडे यूज्ड हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। पहले देखो कि 400 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl है, तो वी नो दैट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। नाउ मोलैरिटी कितनी है 1, और वॉल्यूम यहाँ पे किस में रखना पड़ेगा, लीटर में, तो 400 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl वो कितने थे, 0.4 मोल। 0.4 मोल NaCl हमने लिया है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, ओके। नाउ वी नो 1 फैराडे चार्ज से 1 मोल NaOH मिलेगा हम लोगों को, इसलिए कितना चार्ज पास किया आपने, 0.04 फैराडे चार्ज से हमको मिलेगा 0.04 मोल NaOH। इतना क्लियर है। तो फाइनली वी हैव दिस अमाउंट ऑफ NaOH इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। अब इतने मोल्स NaOH हैं, देन OH के मोल्स क्या होंगे, तो मोल्स ऑफ OH विल बी 0.04 सेम होंगे, क्योंकि 1 ये 1:1 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ OH क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो 0.04 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 400 डिवाइड बाई 1000 मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये कितना आ गया 0.1 मोल पर लीटर, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। सो नाउ pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए वी नीड H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयन इंटू OH आयन इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है। सो यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी 10⁻14 डिवाइड बाई OH आयन कंसंट्रेशन, और OH आयन कितना है 0.1, तो 0.1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आ गया 10⁻13। नाउ pH क्या होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, सो इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻13, तो कितना सा आ गया 13, pH 13 होगी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है NaCl के लिए, उसकी हमें कोई नीड नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता था कि 1 फैराडे से 1 मोल NaOH बनना है, तो 0.04 फैराडे से कितने मोल NaOH बनेगा, बस हमें इसकी नीड हुई और इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3, electrolysis of dilute NaCl was carried out by passing 10 milliampere current. Calculate time required to liberate 0.01 mole of H2 at cathode. So again आपको एक्वस NaCl के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है हमें वो लिखना है, बट क्या लिखना केवल H2 गैस के लिए। तो H2 गैस कैसे मिलता है इसमें? बाय रिडक्शन ऑफ वाटर। सो केवल कैथोड की रिएक्शन चाहिए हमको, एट कैथोड बोला उसने, तो वाटर एट कैथोड इस तरह रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन H प्लस यहाँ पर ये है तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वी कैन राइट हाफ H2 गैस एंड OH माइनस। पहले इंफॉर्मेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन करेस्पॉन्ड टू 1 फैराडे। सो 1 फैराडे से हाफ मोल H2 गैस मिलेगी हमको, ठीक है। तो हम इसको एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो 1 मोल H2 obtained from 1 मोल H2 obtained या हाफ मोल H2 obtained from 1 फैराडे चार्ज, ओके। इसलिए कितना मोल H2 हमको मिला है इस रिएक्शन में? 0.01 मोल H2 will be obtained from 1 divided by half into 0.01, कितना हो गया? 0.02 फैराडे। इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें 0.01 मोल H2 गैस मिल जाएगी कैथोड पे, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट दिस, अब टाइम कैसे निकालें? तो वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है? ZIT। सो Q इक्वल टू ZIT या Q इक्वल टू W इक्वल टू ZIT होता है, Q इक्वल टू I इंटू T होता है। सो Q क्या है? चार्ज कितना है? 0.02 फैराडे, तो 0.02 फैराडे यानी 696,500 हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। I 10 मिली एम्पियर करंट दे रखा है, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, क्योंकि इस फॉर्मूले में I को हमेशा एम्पियर में पुट करना होता है, इंटू टाइम। नाउ सॉल्व टाइम, आंसर आ गया आपका। टाइम को फाइंड कर लो, सेकेंड आएगा टाइम इस इक्वेशन में हमेशा। सो वेरीफाई द आंसर, टाइम शुड बी 19.3 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, इस सेल में 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं, Al2O3, CuSO4 एंड NaCl, ओके। और ये मॉल्टेन है यानी वाटर नहीं है, तो फिर वाटर नहीं होगा तो मेटल विल रिड्यूस। और इस सेल में हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो आपको बताना है द मास ऑफ एल्युमिनियम मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड डिपॉजिटेड। we have to find moles of aluminum, copper and Na deposited। ठीक है, और क्वेश्चन में इसका रेशियो दिया हो सकता है, तो कैसे करोगे आप? मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता है, तो आप इसको इनकी कैथोड पे डिपॉजिट की रिएक्शन लिखो। अब इसका आयंस क्या होगा मॉल्टेन स्टेट में? Al3+, तो Al3+, इसको 3 फैराडे चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एल्युमिनियम सॉलिड 27 ग्राम बनेगा ये 3 फैराडे से। एंड कॉपर 2+ को 2 फैराडे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यू विल गेट कॉपर, इसका मास कितना होगा? 63.5 ग्राम। एंड Ag+ इलेक्ट्रॉन से
Ag मिलेगा। इसका मास कितना होगा 108 ग्राम। ओके, सो 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है तो 3 फैराडे, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करना है तो 2 फैराडे, और 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करना है तो 1 फैराडे। बट आपने तो 1 फैराडे पास किया है तो इसका तो पूरा 1 मोल डिपॉजिट होगा। इसका 2 फैराडे से 1 मोल आता है तो 1 फैराडे से कितना आएगा, हाफ मोल। सो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम रेशियो कॉपर रेशियो सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू इसका 1/3 मोल। क्यों? क्योंकि 3 फैराडे से 1 मोल तो 1 फैराडे से 1/3 मोल डिपॉजिट होगा, और कॉपर का 1/2 मोल एंड सिल्वर का पूरा 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई 6 यू विल गेट 2:3:6। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ड फॉर 5 आवर्स थ्रू अ molten metal salt deposit 22.2 ग्राम ऑफ मेटल, व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सो 2 एम्पियर करंट पास फॉर 5 आवर्स। अब कोई मेटल M है, इसको डिपॉजिट किया तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमने N+ मान ली कुछ। ओके, सो इसको N फैराडे चाहिए देन, सो N इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि N फैराडे। तो ये क्या मिलेगा आपको, मेटल सॉलिड, और इस मेटल सॉलिड का जो एटॉमिक मास है वो 177 है ग्राम। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि चार्ज टोटल कितना पास हुआ है। सो Q = I × T। I कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना है 5 आवर्स, 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में, देन 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड में हो गया, क्योंकि इस मामले में I एम्पियर और टाइम सेकेंड में पुट करना होता है। ओके, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट 36 कूलम चार्ज। तो टोटल आपने इतना कूलम चार्ज पास किया है। ओके, सो आप ये चेक कर लो कि ये कूलम चार्ज कितने फैराडे के करस्पॉन्ड है। सो आपको पता है 96500 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 फैराडे, इसलिए 3600 कूलम चार्ज इक्वल टू कितने फैराडे होगा, 3600 डिवाइड बाई 96500 इक्वल टू 0.37 फैराडे। बट यहाँ पे दिया है कि 2 एम्पियर करंट पास्ड फॉर 5 आवर्स, जिससे कि 22.2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। सो आपको ये फैराडे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि 3600 कूलम चार्ज से 22.2 ग्राम मेटल डिपॉजिट होता है, राइट। क्योंकि जितना हमने चार्ज पास किया है 2 एम्पियर 5 आवर्स के लिए, उसकी वैल्यू कितनी आई है 36,000 कूलम चार्ज। इसलिए 96500 कूलम चार्ज से कितना ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा, 22.2 डिवाइड बाई 36,000 इंटू 96500 which is equal to 59.5 gram. Now we know equivalent mass equal to molar mass divided by valency factor. इक्विवेलेंट मास कितना है, 1 फैराडे से जो चार्ज डिपॉजिट होता है दैट इज द इक्विवेलेंट मास। तो ये आपका इक्विवेलेंट मास हो गया 59.5। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी
चार्ज से जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। तो 59.5 है। मोलर मास मेटल का गिवन था 177 और ये वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है, तो आप इसको ऑक्सीडेशन चेंज लिख सकते हो, या अभी मैं वैलेंसी फैक्टर लिख रहा हूँ। तो वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 177 डिवाइड बाई 59.5 इक्वल टू 3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इक्वल टू +3।